तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड 2020 से 21 के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, उनका जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है एकदम एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ए गर्ल विथ ए बास्केट। सभी को पता होगा ए गर्ल विथ ए बास्केट। तो इसके हम कुछ पहले सारांश यानी इसके पहले समरी समझेंगे, क्योंकि जो आपका पैराग्राफ आता है 10 नंबर का या 8 नंबर का जो भी आता है, सबसे पहले उसके हम समरी के बारे में देखना चाहेंगे। क्योंकि अगर समरी आपको नहीं पता होता है तो आप लोग चैप्टर किस चैप्टर का आप लोग लिख नहीं पाते हैं। तो समरी अगर याद रहेगा और चैप्टर अगर नहीं पढ़े रहेंगे तब भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समरी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस चैप्टर से कंडक्ट किए हैं तो उन सब के बारे में पहले हम बातचीत करेंगे। तो आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन का अच्छी पूर्वक आप लोगों को अर्थ बताते हुए समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए समरी ऑफ लेसन इंग्लिश में है पूरा, इसका हिंदी में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सारांश आपको और बताना चाहते हैं कि अ गर्ल विथ ए बास्केट जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, टोकरी वाली लड़की, इसके जो राइटर हैं विलियम सी डगलस। अब विलियम सी डगलस कौन थे? विलियम सी डगलस जो थे, विलियम सी डगलस जो हैं यह यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे और ये जो हैं अपने भारत की यात्रा पर आए हैं। और इनका जो प्रथम भ्रमण था 1950 ईस्वी में, ये भारत पर भ्रमण करने के लिए आए थे भारत में। और उस समय भारत जो है शरणार्थी की समस्या में फंसा हुआ था। भारत जो है शरणार्थी समस्या में फंसा हुआ था। कई लाख शरणार्थी जो थे अपना पैसा रुपया पैसा जो था घर द्वार सब कुछ गंवाकर भारत में बसने के लिए पाकिस्तान से आ रहे थे। जो ये शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, ये लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से एक रेलवे स्टेशन पर ये जो लेखक थे इनकी भेंट हो जाती है। और इन शरणार्थी बच्चों की गरीबी संघर्ष को देखते हुए ये लेखक जो हैं वहीं रुक जाते हैं और एक 9 साल की बच्ची को बहुत ही आत्मसम्मान से बहुत अधिक प्रभावित कर देते हैं। मतलब वो लड़की इनको प्रभावित कर देती है। अभी इसका हम जो टॉपिक वाइज इसका देखिए यहाँ पर जो कंडक्ट किए हैं हम यहाँ पर फर्स्ट जर्नी ऑथर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा थोड़ा सारांश समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लेखक का नाम लिखा रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे राइटर कौन है। तो यही है। तो इसमें विलियम सी डगलस जो है इस स्थिति का और उस लड़की का जो आत्मसम्मान है उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे प्रकार से वर्णन करते हुए लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सारांश क्या है। जो भी थोड़ा बहुत था हमने आपको बता दिया। तो आइए अब समझते हैं इसके समरी को यानी सारांश को। एक एक पैराग्राफ के द्वारा आपको बताया जाएगा और अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको ये भी बता देंगे कि इस चैप्टर का पूरा सारांश क्या है। और एक एक पैराग्राफ का हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित आपका पूरा हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, आपका हम पूरा सहयोग जरूर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट द जर्नी ऑफ ऑथर, जो ऑथर हैं जो राइटर हैं इस चैप्टर के, अ गर्ल विथ बास्केट के यानी विलियम सी डगलस, जो कि आपके यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं। इनकी जर्नी अब शुरू होती है यानी लेखक की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब समरी में यही सब तो बताएंगे आपको और पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली इन अ ट्रेन। द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली इन अ ट्रेन। मतलब जो ऑथर हैं इस लेखक हैं यानी इस चैप्टर के राइटर हैं, और राइटर कौन हैं? विलियम सी डगलस, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जो कि एक न्यायाधीश हैं। वो जो हैं एक रेलगाड़ी में नई दिल्ली से बरेली तक के लिए रवाना हुए। मतलब जो लेखक हैं वो एक ट्रेन में नई दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुए यानी बरेली तक के लिए निकलें। हिज ट्रेन स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशन, उनकी जो ट्रेन थी वह रेलगाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। ही सा प्लेटफॉर्म पैक्ड विथ द पीपुल,
उन्होंने लोगों से भरे हुए प्लेटफॉर्म को देखा। द ऑथर टॉक टू द इंग्लिश नोइंग पीपुल टू नो देयर व्यूज। लेखक ने अंग्रेजी जानने वाले लोगों से बातचीत करके उनके विचार को जानना चाहा। इंग्लिश नोइंग मतलब जो इंग्लिश जानते थे उनसे जो है यह लेखक जो है बातचीत करके देयर व्यूज उनके विचारों को जानना चाहा। He also enjoyed the sight of the Ganga, the jungles, the monkeys and the village। यानी उन्होंने गंगा नदी, जंगलों, बंदरों एवं गाँवों के दृश्यों का भी आनंद लिया। यानी एंजॉयड यानी उन्होंने गंगा नदी, जंगलों, बंदरों और अनेक गाँवों के दृश्यों का भी आनंद लिया। मतलब ये जो हैं निकले हुए हैं विलियम सी डगलस जो हैं निकले हुए हैं अपनी यात्रा पे, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और यूएसए के। तो ये जो हैं निकले हुए हैं अपनी यात्रा पे। तो इन्होंने एक ट्रेन पकड़ा जो कि दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुई। और यह जो ट्रेन थी यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी और सब स्टेशन जो हैं भरे हुए थे। और ये उन्हीं लोगों से बात करना चाहें जो लोग इंग्लिश जानते थे और उनके विचारों को ये जानना चाहते थे। ये जो हैं और जंगलों, गंगा नदी, बंदरों और गाँवों का आनंद भी लिए। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे इनकी यात्रा चल रही थी। तो ऐसा हुआ आगे कि इनकी भेंट जो है इनकी मुलाकात जो है एक स्टेशन पर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन यानी शरणार्थी बच्चों से हो गई। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। तो स्टेशन पर रुकती थी, तो स्टेशन पर रुकते रुकते थोड़ा और आगे गए तो उसमें क्या हुआ, इनका मुलाकात जो गई रिफ्यूजी चिल्ड्रेन से हो गई यानी शरणार्थी बच्चों से हो गई। तो एट वन स्टेशन ए ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड द ऑथर। मतलब ये कह रहे हैं कि एक स्टेशन पर छोटे छोटे यानी यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन छोटे छोटे शरणार्थी बच्चों का गैदर्ड अराउंड द यानी ग्रुप ऑफ यंग यानी छोटे छोटे शरणार्थी बच्चों का झुंड जो है लेखक के यानी ऑथर के चारों तरफ, गैदर माने इकट्ठा हो गया, अराउंड मीन्स चारों तरफ। मतलब एक स्टेशन ऐसा आया जहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चों का, शरणार्थी बच्चों का या शरणार्थी बालकों का झुंड जो था लेखक के चारों तरफ यानी अराउंड द ऑथर लेखक के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अब वो इकट्ठा क्यों हो गया उनके बारे में भी कुछ जान लेते थे। वो शरणार्थी बच्चे कर क्या रहे थे, दे वेयर सेलिंग हैंड वोवन रीड बास्केट। यानी वे लोग जो थे हाथ से बुनी हुई सरकंडों की टोकरियाँ बेच रहे थे। किसकी, सरकंडों की यानी रीड बास्केट यानी सरकंडों की बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। कौन, वे शरणार्थी बच्चे। तो इसको ध्यान रखिएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान अबाउट, अब यहाँ टोटल कितना लिखा गया है, यहाँ टोटल कितना लिखा गया है आप लोग खुद देख कर बताइए। लगभग 90 लाख पीपुल हैड टू लीव दियर प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन इटीसी। मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने के बाद, नियर अबाउट यानी लगभग 90,000 पीपुल यानी 90,000 जो लोग थे उन्होंने अपनी संपत्ति यानी अपनी प्रॉपर्टी को एंड अपनी रोजगार को छोड़कर, अपने सभी रोजगार को ये सब छोड़ दिए थे। देयर एंड टू कम टू इंडिया टू बिगिनिंग ए न्यू लाइफ हियर, और वहाँ पर छोड़कर आ गए थे और भारतवर्ष में एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए उनको भारत में आना पड़ा। यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के बाद लगभग 90,000 लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपने रोजगार, संपत्ति को छोड़कर भारत में नया जीवन प्रारंभ करने के लिए आ गए। These refugees were without home, money and occupation। मतलब ये शरणार्थी जो थे इनके पास ना तो धन था, ना तो घर था, ना ही इनका कोई रोजगार था। They were very poor यानी वे लोग बहुत ही निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। They could not earn enough to feed them properly। इस कारण क्या हुआ, इनके माता पिता भी
इस कारण दे कुड नॉट अर्न इनफ टू फीड देम मनी, मतलब इनके उचित ढंग से भोजन न होने के कारण ये लोग पर्याप्त धन भी कमा नहीं पाते थे। यानी उचित ढंग से भोजन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं कमा पाते थे। कौन? इनके बच्चे जो हैं, इनके माता पिता जो थे, इनको भोजन देने के लिए सही से धन भी नहीं कमा पाते थे। Therefore the children gathered around the altar to sell their basket। इस कारण वे बच्चे अपनी अपनी टोकरियाँ बेचने के लिए लेखक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो आपको समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइटर के चारों तरफ बच्चे इकट्ठा क्यों हुए, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा और लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा कि अपनी टोकरियाँ बेचने के लिए वो शरणार्थी बच्चे लेखक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो जब इकट्ठा हो चुके थे, पहली बात लेखक ने यात्रा शुरू किया। दूसरी बात, उसने प्रत्येक स्टेशन पर उसकी गाड़ी रुकती रही तो एक स्टेशन पर देखा बहुत से शरणार्थी बच्चे हैं, तो लोग उसको घेर लेते हैं। उसके बाद अगली बात यानी थर्ड लाइन, तो उन्हीं सभी ग्रुप में से उन्होंने एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की को देखा। तो आइए अब देखते हैं उसके आगे की कहानी क्या होती है। द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, यानी 9 वर्ष की सुंदर लड़की। इसमें देखते हैं लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है। द ऑथर बॉट मैनी बास्केट फ्राम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यानी जो लेखक हैं विलियम सी डगलस जी जो हैं यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वे जो है शरणार्थी बच्चों से बहुत सी टोकरियों को खरीद लिए। यानी मैनी बास्केट यानी बहुत सी टोकरियों को रिफ्यूजी चिल्ड्रेन से वो लोग खरीद लिए। जस्ट देन ही सा ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स विथ अ लवली बास्केट टू सेल। तभी यानी देन यानी तभी, जस्ट देन यानी तभी, ही सा उन्होंने देखा, ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स एक 9 वर्ष की लड़की, बास्केट टू सेल अपनी एक सुंदर विथ लवली बास्केट टू एक सुंदर टोकरी बेचने के लिए खड़ी थी। मतलब उन्होंने देखा यानी जस्ट देन ही सा, तभी उनकी निगाह एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की पर पड़ी जो एक लवली बास्केट टू सेल एक प्यारी सी टोकरी बेचने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। विथ टीयर्स इन हर आइज शी प्लीडेड विथ द ऑथर इन ए हार्ट मूविंग वॉइस टू बाई हर बास्केट, यानी उस लड़की ने आँखों में आंसू भरकर, विथ टीयर्स इन हर आइज यानी उस लड़की ने आँखों में आंसू भरकर, हार्ट मूविंग यानी हृदय को द्रवित कर देने वाली वाणी में लेखक से विनती किया कि वह उसकी टोकरी को खरीद लें। शी प्लीडेड, वह जो है विनम्र करते हुए उस लेखक से कहा कि आप हमारी टोकरी को खरीद लें। द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट अ नंबर ऑफ बास्केट, जो लेखक हैं वह पहले से ही बहुत सारी टोकरियाँ खरीद चुके थे। हिज आर्म्स वेयर फुल, और उनके हाथ जो थी, भुजाएं जो थी, वह पहले से ही भरी हुई थी। किससे? टोकरी से भरी हुई थी। तो लेखक जो हैं उस सुंदर लड़की को देखते हैं और वह लड़की नम आँखों से उनसे कहती है, निवेदन करती है कि आप हमारी टोकरी को खरीद लीजिए। लेकिन लेखक क्या करता, उसका हाथ तो पहले से ही भर चुका था। अब देखते हैं तो लेखक करता क्या है, आगे लेखक करने क्या वाला है, खरीदता है या नहीं खरीदता है। तो समरी है पूरा, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो पूरे चैप्टर के बारे में कहीं पर भी आसानी से बता सकते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। आगे तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं फर्स्ट चैप्टर का, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित पूरा एक्सप्लेनेशन हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लेट से हम स्टार्ट किए हैं और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं अगला, द सेल्फ रिस्पेक्टेड बिहेवियर ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्टिंग यानी आत्मसम्मान से भरा हुआ बिहेवियर यानी व्यवहार, लड़की का आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यवहार, इसको देखते हैं। द ऑथर डिड नॉट वांट एनी मोर बास्केट येट ही वांटेड टू हेल्प द गर्ल। देखिए लेखक का हाथ पहले से फुल हो चुका था, पूरा भर चुका था और उसे अधिक टोकरियाँ नहीं खरीदनी थी। द ऑथर डिड नॉट वांट एनी मोर बास्केट, यानी राइटर जो है वह और अधिक टोकरियाँ नहीं खरीदना चाहता था। बट ही वांटेड टू हेल्प द गर्ल, लेकिन वह उस लड़की की भी सहायता करना चाहता था।
तो सहायता करता कैसे, टोकरी तो खरीदनी ही पड़ती, लेकिन वह उस लड़की की सहायता करना चाहता था। He therefore did not buy her basket but put a few coins in her basket by way of charity. He therefore, इसलिए उसने did not buy her basket, उस लड़की की टोकरी को नहीं खरीदा, but लेकिन put a few coins, लेकिन उसने टोकरी में दान के रूप में वे ऑफ चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ सिक्के डाल दिए। अब देखिए, जब लेखक का हाथ पूरी तरह भर चुका था तो वह उससे टोकरी खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह उस लड़की की मदद करना चाहता था। ध्यान में रखिएगा, उस लड़की की क्या करना चाहता था, मदद करना चाहता था। तो टोकरी नहीं खरीदे बट मदद करना चाहता था, तो उसने क्या किया, कुछ कॉइन उठाया और उसके टोकरी में डाल दिया। The girl could not tolerate it. The girl could not tolerate it. लड़की इस बात को सहन न कर सकी, यानी उसको अच्छा नहीं लगा, उससे बुरा लगा। Tolerate it, did not tolerate it, मतलब लड़की सहन नहीं कर सकी, उसको बहुत ही बुरा लगा। She was poor, वह गरीब थी। But she was not a beggar, लेकिन वह भिखारी नहीं थी, वह मेहनत से एक पैसा कमाना चाहती थी। तो वह पुअर थी, गरीब थी, लेकिन वह भिखारी नहीं थी। She quickly returned the money टू द आथर, वह तुरंत ही मनी को रिटर्न कर दिया आथर के हाथों में, यानी वह लड़की तुरंत ही पैसे को लेखक को लौटा दिया। एट लास्ट ही हैड टू बाई हर बास्केट इन ऑर्डर टू हेल्प हर, अतः अंत में क्या हुआ, लड़की की सहायता करने के लिए लेखक को उस पैसे से उसकी टोकरी को खरीदना पड़ा। तो इसमें क्या लेखक ने बताया कि लड़की जो थी उसके आत्मसम्मान से भरी हुई थी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। ठीक, और आगे देखते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ द ऑथर, सब कुछ हो चुका तो लेखक पर कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा, तो आइए उस प्रभाव को भी समझते हैं। द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ द सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द पुअर लिटिल गर्ल। लेखक जो था उस बच्चे से, उस छोटी सी बालिका के सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान से, बिहेवियर ऑफ द पुअर ऑफ लिटिल गर्ल, यानी सबसे पहले इसका अर्थ समझिएगा, लेखक जो था उस निर्धन से या गरीब जो छोटी सी बच्ची थी उसके आत्मसम्मान से भरे हुए व्यवहार से लेखक जो है वह बहुत प्रभावित हुआ। द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, लेखक बहुत प्रभावित हुआ किससे, बाय द सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर यानी आत्मसम्मान व्यवहार से, टू द पुअर लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के। ठीक, तो इसका एक लाइन में अर्थ, उस निर्धन छोटी सी बालिका के आत्मसम्मान से भरे हुए व्यवहार से लेखक बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। ही गॉट एन आइडिया ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस छोटी सी, ही गॉट एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में एक झलक मिल गया, वार्म सोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, मतलब उस छोटी सी शरणार्थी बालिका में उसे भारतवर्ष की प्राणमयी आत्मा की झलक नजर आई, यानी उस लड़की की आत्मा में इन्हें एक अलग सा कुछ नज़र आया कि जैसे यह भारतवर्ष की प्राणमयी आत्मा की तरह हो, मतलब यह भारतवर्ष से बहुत ही प्रेम करने वाली बच्ची हो। तो लास्ट वाला पैराग्राफ आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये था सारांश, और सारांश पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो एक एक वर्ड को क्रम से नहीं पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उन्हीं सबको बताएंगे। तो पैराग्राफ इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत लंबा है और आपको इस पढ़ लिख कर इसमें कुछ होगा नहीं आगे, ना तो कुछ यूज है इसका ना कुछ है, ये सब बस केवल आपके सब्जेक्ट में डाल दिए गए हैं, आगे इन सब का कुछ नहीं यूज है, बस आपको एग्ज़ाम पास करना है। ठीक, तो पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको हम आगे पढ़ाएंगे और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारा पूरा सहयोग कीजिएगा, आपका सहयोग हम जरूर करेंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको सारांश अगर आता है तो हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं, और 10 नंबर आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमेशा आपको वीडियो मिलती रहेगी जब भी टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी। अपने सभी फ्रेंड्स को बता दें, हिंदी और इंग्लिश का स्पेशल यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है।